गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो ट्वेल्थ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रथम चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप समझा दिया और आज हम आपको समझा रहे हैं बहुल आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम का बल। बहुल आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम का बल, इसको हम एक नाम और देते हैं और वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है भाई, ऐसा है, देखिए किसी भी निकाय में एक आवेश तो नहीं होगा, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। भाई ये कोई जब कूलाम का बल लगता है तो दो आवेश होंगे बीच में, पर ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है कि किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश हो नहीं सकते। हो सकते हैं ना, अगर किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश, जैसे एक्स वाई निर्दिष्ट है, मान लीजिए किसी निकाय में n आवेश उपस्थित है, जैसे Q1 है, Q2 है एंड सो ऑन, क्या है Qn। इसका स्थिति सदिश है R1, इसका स्थिति सदिश है R2, इसका स्थिति सदिश है Rn। यदि किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हो तो कूलाम के नियम के अनुसार या अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार निकाय के किसी एक स्थिर आवेश पर उसमें उपस्थित अन्य स्थिर आवेशों के कारण, निकाय के किसी एक स्थिर आवेश पर उसमें उपस्थित अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम का बल, उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले कूलाम के बल के सदिश रूप के बराबर होता है। आपको लग रहा होगा सर आपने क्या बोल दिया, एकदम समझ नहीं आया, तो बोर्ड पर देखो। मैं ये कह रहा हूं कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। यहाँ देखिए Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, क्या है Qn है, जिनके स्थिति सदिश R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn है। तो जैसे Q1 आवेश पर, किस पर, Q1 आवेश पर अन्य आवेश, Q1 आवेश पर अन्य आवेश कौन कौन से होंगे, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn द्वारा लगने वाला कूलाम का बल लग रहा है 1 पर, यानी 1 पर लग रहा है F1। लगा कौन कौन रहे, देखिए 2 भी लगा रहा है तो F12 होगा, 3 लगा रहा है तो F13 होगा, 4 लगा रहा है तो F14 होगा, ऐसी कहां तक F1 है। तो मैंने यही बोला था, बहुल आवेशों का कारण नहीं बोलता, निकाय के किसी एक स्थिर आवेश पर उसमें उपस्थित अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले कूलाम के बल के सदिश रूप के बराबर होता है। तो F1 बराबर F12, F13, F14 एंड सो ऑन, क्या हो गया F1n। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर आ सकता हूं कि Q2 आवेश पर निकालना है, Q2 आवेश पर कौन कौन लगाएगा, Q2 आवेश पर Q1, Q3 एंड सो ऑन, Qn आवेश के कारण
Qn आवेश के कारण लगने वाला कूलाम्ब बल। अब लग रहा है F2 पर, कौन कौन लगा है? 1 लगा रहा है F2, 2 पर 2 तो लगा ही नहीं सकता, F2 3, 4 लगाएगा एंड सो ऑन F2 n। तो ये है, यहां हम किसी एक स्थिर आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल को देखते हैं। अब हम फाइनली एक टेस्ट चार्ज लेते हैं बेटा। टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। इसे हटा रहा हूं मैं। माना एक धन परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है? धन परीक्षण आवेश Q0। मान लीजिए आपका एक धन परीक्षण आवेश Q0 है जिसका स्थिति सदिश क्या है? R0 है। Q1 वाला बल लगाएगा तो ये F0 1 होगा, Q2 वाला बल लगाएगा तो ये F0 2 होगा, और Qn वाला बल लगाएगा तो ये F0 n होगा। तो हम यहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगाए है ना। तो देखिए धन परीक्षण आवेश Q0 पर, धन परीक्षण आवेश Q0 पर अन्य आवेश Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn द्वारा लगने वाला कूलाम्ब बल। तो ये F0 होगा। पहला वाला लगाएगा तो F0 1, दूसरा वाला लगाएगा तो F0 2, तीसरा वाला लगाएगा तो F0 3 एंड सो ऑन F0 n। ठीक। तो F0 बराबर क्या है? K Q0 Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर R0 1 क्या है? वैल्यू रख रहा हूं इसकी ना। दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम्ब का बल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q0 Q1 अपॉन R0 2 का स्क्वायर और R0 1 का स्क्वायर और R0 1 क्या है? ऐसे K Q0 Q2 अपॉन R0 2 का स्क्वायर और R0 2 क्या है? ऐसे कहां तक? K Q0 Qn अपॉन R0 n स्क्वायर और R0 n के ऐसे लिख सकते हैं उसको। F0 वेक्टर बराबर क्या आएगा? सुनिए एक मिनट, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? K कॉमन आ सकता है और Q0 कॉमन आ सकता है। तो कॉमन ले लेते हैं इसको ना, यहां लिखोगे K के लिए तो हम मतलब Q0 अपॉन क्या आ जाएगा? नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या बचेगा? Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर और R0 1 के प्लस Q2 अपॉन R0 2 स्क्वायर और R0 2 के एंड सो ऑन Qn अपॉन R0 n स्क्वायर और R0 n के। ये है ना, ये वैल्यू आई है। और हम चाहें तो इसको समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं F0 बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है ही है, सिग्मा I बराबर 1 to n QI अपॉन R0 I स्क्वायर और R0 I के। ये क्या कोई सूत्र है? नहीं, ये एक विधि है। क्या है बच्चों? ये एक विधि है, ये सूत्र नहीं है, ये एक विधि है। आपको तो ऐसा दिया जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, तो ये एक विधि है। आपको तो अपने
आप देखते हुए इस विधि को लगाते हुए आंसर प्राप्त करना होगा। समझ रहे हैं? ये कोई, मैं फिर बता रहा हूं, ये कोई सूत्र नहीं है, ये एक विधि है, आपको विधि लगानी पड़ेगी। और दूसरा सदिश योगफल है। सदिश योगफल का मतलब जोड़ है और नॉर्मल जोड़ नहीं है। सदिश योगफल यानी आपको समांतर चतुर्भुज का नियम, परिणामी वाला सूत्र उपयोग में लाना होगा। तो कुल मिला के बात यह कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, जो बहुत सारे आवेशों के कारण हम लोग जो कूलाम का बल पढ़ना चाहते हैं, वो एक विधि है बजाय एक सूत्र के। ये एक विधि है जो क्वेश्चन देखने पर ही पता चलेगा कि हम इसे कैसे करें। तो देख लीजिए बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते, और अगला हमारा टॉपिक है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के विद्युत नियम की तुलना। ये आपने 11वीं क्लास में भी वैसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण पढ़ाई है ना? तो अगला हमारा टॉपिक है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण एवं कूलाम के विद्युत बल की तुलना। न्यूटन का एक तो गुरुत्वाकर्षण है, एक है कूलाम का विद्युत बल। आपको इसमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब आपको समानता बतानी है और आपको असमानता बतानी है। तो सबसे पहले समानता देखिए, पहली समानता। देखिए मैं लिख देता हूं दोनों बलों को, है ना, फिर समानता और असमानता की बात करेंगे। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं सिमिलरिटी बताऊंगा, समानता। इन दोनों में समानता क्या है? पहली समानता, ये भी 1/r स्क्वायर आ रहा है, ये भी 1/r स्क्वायर है, यानी दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम। चाहे कूलाम का विद्युत बल हो या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। पहला होता है। दूसरा, दोनों की रेंज परास 10⁻⁻15 मीटर से इंफिनिटी तक, दोनों 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक कार्य करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, दोनों ही अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं। दोनों ही जो नियम हैं वो अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं। ये तो समानता है। इसके बाद असमानता। कहां कहां पर ये दोनों नियम फेल हो जाते हैं? पहली बात, गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो सिर्फ आकर्षण का नियम है। किसका नियम है ये? आकर्षण का नियम है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण वाला। जबकि कूलाम जो है
कूलाम का नियम, ये जो है ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का है। पहली असमानता तो ये, दोनों का है। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण नियम द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है m1 m2 पर, और ये आवेश पर। गुरुत्वाकर्षण नियम द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ये जो है कूलाम का नियम ये आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये आवेश पर निर्भर करता है। तीसरी बात, गुरुत्वाकर्षण में जो ये जी होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जबकि कूलाम का जो विद्युत नियम है ये जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर नहीं करता और एक जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये 3 समानता बताई मैंने और 3 असमानता बताई है मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण नियम से रिलेटेड। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और ये एक तरह से देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम भी था। देखिए ऐसा है कि जैसे कोई आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश के पास कोई आप अन्य आवेश लेके जाएंगे तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। यानी स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव होता है। तो हम ये कह सकते हैं वह क्षेत्र या प्रभाव जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, वह क्षेत्र या प्रभाव जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। यह आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर किसी स्थिर आवेश के चारों ओर कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो जाए जहां पर कोई अन्य आवेश ले जाए और वो बल अनुभव करे तो वो आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अगला हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसी भी स्थान पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपको उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। आपको अगर किसी स्थान पर यह बताना है कि कितना विद्युत क्षेत्र है तो आपको उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। अब इसको कैसे निकालते हैं मैं बताऊं आपको। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए जैसे कोई आवेश है Q जो ऊपर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर आपसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछना चाहते हैं या विद्युत क्षेत्र पूछना चाहते हैं। तो हम इस बिंदु P पर एक अपनी तरफ से धन परीक्षण आवेश को मानेंगे। इस बिंदु P पर हम अपनी तरफ से एक धन परीक्षण आवेश को मानेंगे और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल F तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा समझिए। मान लीजिए कोई आवेश है जिससे कुछ दूरी r पर
बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, तथा दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल, आवेश तथा धन परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाला कूलाम का बल तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से व्यक्त करते हैं, और E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। E वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका F वेक्टर बटे Q0। ये है सर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैसे हम लोग ना परिभाषा सूत्र के आधार पर भी देते हैं। यदि Q0 बराबर कितना, 1 कूलम, E वेक्टर बराबर क्या आएगा, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश जितना बल अनुभव करता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। अब बात आती है इसकी मात्रक की, तो आइए E बराबर है F अपॉन Q0, यही है ना। F का मात्रक हो गया न्यूटन और Q इसका मात्रक हुआ कूलम, तो इसका मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी विमा क्या होगी, बल की विमा होती है m1 l1 t - 2, और आवेश की विमा होती है a1 t1, तो इसकी विमा आएगी m1 l1 t - 3 a - 1, तो ये इसकी विमा होती है, ये इसका मात्रक है, और ये इसकी क्या है सर, विमा। ठीक है, तो इसका मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी जो विमा हो गई वो आपकी हो गई सर कितनी, m1 l1 t - 3 और a - 1, तो ये इसकी विमा है। वैसे इसके और भी मात्रक हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं बताएंगे। वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक है, ये भी इसका मात्रक है, लेकिन ये आगे अगले चैप्टर में आएगा। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, आज के लिए इतना पढ़िए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।